वेलकम टू गाइडली। गाइडली के ऊपर जो जेआईबी क्रैश कोर्स लेके आया गया है आपके लिए कंप्लीट थ्योरी जिसमें करवाई जा रही है। सेशन 12 आपके लिए मैं आज ले आया हूँ। बाकी सेशंस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का उस पर जा सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। क्योंकि हमने कुछ चीज़ें पहले कर लिया है तो इन चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत अब कम आएगी। ठीक है, बैंकिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक क्या होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो एक्सेप्ट करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स यानी चेकेबल डिमांड डिपॉजिट्स एंड चैनल्स दोज डिपॉजिट इनटू लेंडिंग एक्टिविटीज इधर डायरेक्टली और थ्रू कैपिटल मार्केट। बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है जो चेकेबल डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और उनको चैनल कर देता है, किस तरफ बहा देता है फ्लो उसका, लैंडिंग एक्टिविटीज़ की तरफ या कैपिटल मार्केट की तरफ। ठीक है, ताकि उससे ज़्यादा पैसा कन्वर्ट करके जो जिन्होंने डिपॉजिट किया है डिपॉजिटर्स उनको इंटरेस्ट पे किया जा सके और अपना भी प्रॉफिट कमाया जा सके। बैंक कनेक्ट करता है कस्टमर्स को, जो कैपिटल डेफिसिट कस्टमर है उनको किसके साथ? जिनके पास कैपिटल सरप्लस के अंदर है। ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो जमा करवाते हैं अपना एफडी आरडी वगैरह के लिए सेविंग के अंदर, और जिनके पास कम है वो उसी पैसे को लोन के थ्रू उठा लेते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं बैंक की, तो बैंक क्या अलग अलग टाइप के होते हैं? बिल्कुल हाँ, स्केड्यूल्ड बैंक और नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक जो कौन से होते हैं? आरबीआई के अंदर दो ही स्केड्यूल हैं, स्केड्यूल 1 2। स्केड्यूल 1 प्रिलिमिनरी होता है, स्केड्यूल 2 के अंदर डेफिनेशंस वगैरह दी गई होती है। तो स्केड्यूल 2 के अंदर जो बैंक्स आते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, उन्हें बोला जाता है स्केड्यूल्ड बैंक। नॉन स्केड्यूल्ड बैंक जो सेकेंड स्केड्यूल के अंदर नहीं आते। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। बैंक इंडिया के अंदर कौन कौन से टाइप के हैं? कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक। इन दोनों को बोला जाता है डिफरेंशिएटेड बैंक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही सेशन के अंदर करवा दिया है डिटेल में, अभी भी हम थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेंगे। कमर्शियल बैंक किस तरीके के बैंक हैं? 4 कैटेगरी इनकी आगे होती है। सब कैटेगरी कौन कौन सी है? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। तो इसको अगर हम स्ट्रक्चर के तौर पर देखें तो स्केड्यूल्ड बैंक और अनस्केड्यूल्ड या नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक कौन कौन से? कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक में कौन कौन से टाइप आ जाते हैं? पब्लिक सेक्टर, रिजर्व बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक, और फॉरेक्स बैंक भी आ जाते हैं। ठीक है, फॉरेन बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं, इंडियन प्राइवेट बैंक और फॉरेन प्राइवेट बैंक। रीजनल रूरल बैंक की अलग कैटेगरी है, आपको पता ही है। ठीक है, ग्रामीण उत्थान के लिए इन बैंक्स को लाया गया था। पब्लिक सेक्टर बैंक में आ गया आपका स्टेट बैंक का जो ग्रुप है, यानी अब तो स्टेट बैंक ही है, और अदर नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक में आ जाते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है, आरबीआई जिनको मॉनिटर करता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक एक एक करके जानते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं वो 12 हैं आज की डेट में। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर मेजर टाइप ऑफ बैंक्स इन इंडिया वेयर मेजोरिटी स्टेक यानी मोर देन 50% इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट बैंक्स इन्हें बोला जाता है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनके अंदर हिस्सेदारी गवर्नमेंट की 50% से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किस बैंक के अंदर है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये किसके अंदर है? पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर गवर्नमेंट की साझेदारी सबसे ज़्यादा है। एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया। ठीक है, अब बात आती है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक के जो तरीके के जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो आते हैं प्राइवेट बैंक्स की कैटेगरी में। प्राइवेट बैंक्स आर दोज वे स्टेक इज हेल्ड मोस्टली बाय प्राइवेट प्लेयर्स नोट बाय द गवर्नमेंट। दे रीइमर्ज्ड आफ्टर 90s एरा ऑफ लिबरलाइजेशन। ठीक है, 1990 के लिबरलाइजेशन का जो दौर आया था उसके अंदर प्राइवेट बैंक्स को भी मार्केट के अंदर छूट दी गई थी कि आप आइए ताकि कंपटीशन बढ़ाइए, और जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर एक अलग लेवल का रिफॉर्म भी देखने को इसकी वजह से मिला था। ठीक है, फॉरेन बैंक्स जैसे कि जो आपका रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया, एचएसबीसी, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इस तरीके के जो बैंक्स हैं वो जो कुछ अपनी ब्रांचेस आरबीआई जो इंडिया के अंदर हैं वो रखी हुई है इन्होंने। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक रेफर करते हैं वो सारे बैंक जो आउटसाइड इंडिया जिनका ओरिजिन है, ठीक है, और उनकी वर्किंग ब्रांचेस इंडिया के अंदर हैं या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेस इंडिया के अंदर हैं, इन्हें बोला जाता है फॉरेन बैंक्स। और रीजनल रूरल बैंक के बारे में तो आपको पता ही है कि सबसे पहले 1975 के अंदर स्टार्ट हुए थे। सबसे पहला बैंक कौन सा था? प्रथम बैंक था। और प्रथम बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन सा था? स्पॉन्सर बैंक क्या होता है अभी इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि 3 लोगों की साझेदारी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 50%, स्पॉन्सर बैंक की 35%। ठीक है, जो ये आपके एसबीआई, पीएनबी, ठीक है, इस तरीके के बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इन लोगों ने अलग अलग अपनी जो है छाप छोड़ने के लिए कुछ हिस्सेदारी रखी हुई है रीजनल बैंक्स के अंदर। ठीक है, तो स्पॉन्सर बैंक के तौर पे
और स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहती है 15%। तो स्पॉन्सर बैंक, प्रथम बैंक का कौन सा था? स्पॉन्सर बैंक था PNB। पूछा जा सकता है आपसे, ये कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। ठीक है। मेन पर्पस इज टू इंक्रीज लैंडिंग टू फार्मर्स। फार्मर्स को फोकस करने के लिए किया गया था, लेकिन आज की डेट में ये सभी को फोकस कर रहे हैं। ठीक है। देयर पर्पस ग्रू टू इंक्लूड प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू विलेजर्स। और किसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं? आरबी के द्वारा। सुपरवाइज किसके द्वारा किए जाते हैं? नाबार्ड के द्वारा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कोऑपरेटिव बैंक्स कौन से होते हैं? कोऑपरेटिव नाम से पता चल रहा है कि कुछ लोग हैं जिनका सेम मकसद है, ठीक है, और वो कोऑपरेट करके एक बैंक को लेके आ गए हैं एग्जिस्टेंस के अंदर। कोऑपरेटिव बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस विद इनेक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 विच प्रोवाइडेड द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए 1999 में के माधव राव की जो कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि कोऑपरेटिव जो कैरेक्टर है इन बैंक्स का, लेसन देयर फाइनेंशियल रिस्क, प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट टू अलाइन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विद बैंक इन टर्म्स ऑफ प्रूडेंस एंड नॉर्म्स। तो इस तरीके के बैंक होने चाहिए, ठीक है, जो लोकल लेवल पे काम कर सके क्रेडिट सोसाइटीज़ के तौर पर। एक कोऑपरेटिव बैंक जो होता है वो क्या होता है? एक मेंबर होता है, मेंबर प्रमोटेड एंड हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो पूछा जा सकता है आपसे कि इनको कहाँ रजिस्टर करना होता है? तो कहाँ पर? स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। नेक्स्ट लाइन है, इट फंक्शंस विद रूल ऑफ वन मेंबर वन वोट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। तो इस तरीके का ये इनका कॉन्सेप्ट रहता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? जो अर्बन एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर काम कर रहे हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो मोबिलाइज करता है सेविंग जो है मिडिल या लो इनकम अर्बन ग्रुप्स की एंड क्रेडिट टू वीकर सेक्शन। दे कैटर टू द नीड्स ऑफ स्मॉल बोरोवर्स इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो स्मॉल बोरोवर्स है उनका काम कौन करता है? आरआरबी करते हैं, और ये नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका फोकस रहता है। यूसीबीज आर सब्जेक्ट टू ड्यूअल रेगुलेशन। दो तरीके के एंटिटीज के द्वारा ये रेगुलेट किए जाते हैं। आरबीआई एंड गवर्नेंस इश्यूज आर रेगुलेटेड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है। जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं मेनली फाइनेंस एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फार्मिंग, डेयरी, फिश कल्चर along with some small scale industries and सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। तो आरआरबीज और रूरल कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, बैंक्स हैं, उनका रूरल एरियाज़ के ऊपर फोकस रहता है। फार्मिंग, डेयरी, एग्रीकल्चर के अंदर इनका रहता है फोकस फाइनेंसिंग करने का। अब बात आती है एनबीएफसी क्या होता है। एनबीएफसी, पहली बात तो पता होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर जो एक कंपनी रजिस्टर होती है उसे बोला जाता है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उसकी शर्तें और क्या है कि एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लोन एंड एडवांसेज, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज़ के तौर पे जो एक्विजिशन वगैरह करने का काम करते हैं, ठीक है, शेयर का, और एडवांसेस देते हैं, लोन्स देते हैं। एडवांसेस और लोन्स के अंदर मैंने आपको पहले भी फ़र्क बताया हुआ है। लोन्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए जो लैंडिंग की जाती है, और शॉर्ट टर्म के लिए जो दी जाती है लैंडिंग वो एडवांसेस होते हैं। ठीक है। तो जो मनी मार्केट के अंदर एडवांसेस होते हैं, ठीक है, जो कॉल मनी, नोटिस मनी, ये तरीके के ये एडवांसेस के अंदर में आते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए पैसा उठाया गया। लॉन्ग टर्म के लिए जैसे 15 साल, 10 साल के लिए वो होम लोन होता है, ठीक है, ना कि होम एडवांसेस। चलिए, इसमें इसके अंदर और जान लीजिए कि किस इस तरीके के और काम हो सकते हैं एनबीएफसी के। वो लीजिंग का काम कर सकते हैं, लीज फाइनेंसिंग मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, हायर परचेज का भी काम हो सकता है, इंश्योरेंस, सीट बिजनेस, इस तरीके का ये काम कर सकते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस इज दैट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज सेल ऑफ एनी गुड्स अदर देन सिक्योरिटी। अगर किसी का काम है तो वो एनबीएफसी कैटेगरी में नहीं आएंगे। एक एनबीएफसी एक ऐसी कंपनी है, एनबीएफसी इंस्टीट्यूशन एक जो कि कंपनी है और प्रिंसिपल बिजनेस है इसका रिसीविंग डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट इन वन लमसम अमाउंट हो सकता है या इंस्टॉलमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन और इन एनी अदर मैनर इज ऑल्सो ए एनबीएफसी। ठीक है। यानी एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो एक कंपनी है और जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है डिपॉजिट्स को रिसीव करना, ठीक है, किसी भी लमसम के थ्रू या इंस्टॉलमेंट के थ्रू, ठीक है, लेकिन वो चेकेबल डिमांड डिपॉजिट्स नहीं होते, तो उसे बोला जाएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है। चेकेबल डिमांड डिपॉजिट, मेरा बार बार कहने का मतलब क्या है कि वो डिपॉजिट्स जिन्हें आप डिमांड पे चेक के थ्रू नहीं निकलवा सकते, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है चेकेबल डिमांड डिपॉजिट्स।
अब बात करते हैं कि एनबीएफसी और बैंक के अंदर फ़र्क क्या रह गया। एनबीएफसी जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, चेकेबल डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। एनबीएफसी लैंड करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनकी जो एक्टिविटी होती है वो लगभग बैंक्स के आसपास ही खटक घूम रही होती है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं, वो ये हैं कि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। एनबीएफसीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का जो एक्टिविटीज़ है उसमें हिस्सा नहीं ले पाता और इशू नहीं कर सकता जो खुद के ऊपर ही ड्रोन चेक हो, ठीक है। लेकिन जो बैंक हैं वो कर सकते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है डीआईसीजीसी के अकॉर्डिंग जो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है वो एनबीएफसीज के डिपॉजिटर्स को नहीं मिलता, जो कि बैंक्स के डिपॉजिटर्स को मिलता है। चलिए, इस सीरीज़ के अंदर हमने बहुत सेशंस देख लिए और आगे भी सेशन आते रहेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं प्रायोरिटी सेक्टर जो लैंडिंग है आपकी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बेसिक्स के बारे में जानेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कि आपको पता है गाइडली आपका साथ देने वाला है सीआईबी का, जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता पेपर, चैप्टर वाइज सेशन लेके आ रहे हैं हम आपके लिए। कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए ट्रिकी जो सीरीज़ है वो लेके आई जा रही है आपके लिए, और एमसीक्यू सेशंस मॉड्यूल वाइज हम करवाने वाले हैं। चिंता मत कीजिए, सिर्फ लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कमी रह गई थी, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।